अब देखो इंग्लिश के एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब इस 2 दिन में तुम टॉप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में मैं इतना बता दूंगा कि तुम अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक की आई है ना, उसको एटलीस्ट 5 से 10% इंप्रूव जरूर कर पाओगे। क्योंकि ये 2 दिन तुम्हारे इंग्लिश एग्जाम में ये डिसाइड कर देंगे कि तुम्हारे इंग्लिश एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 80% आने वाले हैं, तो इस वीडियो के बाद तुम्हारे 85% की गारंटी मैं लेता हूं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे 95 आने वाले हैं, तो तुम्हारे 100% की गारंटी मैं लेता हूं। क्योंकि ये 2 दिन जो भी मैं रोड मैप बताऊंगा, इस पूरे रोड मैप को तुम्हें फॉलो करना है और मेरा ये रोड मैप तुम्हें तुम्हारे बेस्ट वर्जन तक लेकर जाएगा, जो इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। देखो, मम्मी कसम खा के बोलो कि इस वीडियो में जो भी मैं रोड मैप बताऊंगा वो तुम जरूर फॉलो करोगे। देखो, हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं इंग्लिश के एग्जाम के लिए और इन 2 दिन का मेरा पूरा का पूरा रोड मैप पूरी तरह से कंप्लीटली मैंने बना रखा है और इस रोड मैप को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, रीडिंग, राइटिंग और लास्ट में लिटरेचर। जिसमें से सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की, क्योंकि राइटिंग सेक्शन सबसे इजी है और थोड़े से प्रैक्टिस से तुम बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। देखो, सबसे पहले तुम्हें इन 2 दिन में क्या करना है, जितने भी तुम्हारे फॉर्मेट्स हैं इन सारे फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है और हर फॉर्मेट के एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स पर डे सॉल्व करने हैं। हर फॉर्मेट के, चाहे वो नोटिस राइटिंग का हो, एसे राइटिंग का हो, लेटर राइटिंग का हो। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी एग्जामिनर तुम्हारी इन चीजों को चेक करता है ना कि तुमने डेट्स कहाँ लिखी है, तुमने एड्रेस कहाँ लिखा है, तुमने अपना नाम सही जगह लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। क्योंकि जो मेन कंटेंट, जिस बारे में मान लो तुम एक लेटर लिख रहे हो और उस लेटर में तुम्हें अपने एडिटर को लेटर लिखना है, अब उसमें तुम्हारा जो फॉर्मेट वाली चीज है, डेट, एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस, सेंडर, रिसीवर, तुम्हारा नाम, मेन कंटेंट ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉर्मेट के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर एक एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि जो फॉर्मेट था वो तुमने फॉलो किया है नहीं, उस फॉर्मेट में जहां पर डेट थी वहां पर तुमने डेट लिखी या नहीं लिखी है। देखो, टोटल 5 से 10 सेकंड के अंदर वो तुम्हारा पूरा का पूरा एक आर्टिकल यानी पूरा का पूरा एक लेटर चेक कर देगा। 5 से 10 सेकंड के अंदर, अगर मान लो वो 5 सेकंड ले रहा है तो 3 सेकंड में तुम्हारी सिर्फ ये चीजें चेक करेगा कि तुमने फॉर्मेट सही लिखा है नहीं लिखा है। 2 सेकंड के अंदर वो पूरा कंटेंट चेक कर देगा। अब तुम मुझे बताओ, कंटेंट ज्यादा जरूरी है या फॉर्मेट? तो कंटेंट तो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम सीधा वहां से लिख सकते हो, लेकिन मेजर जो तुम्हें ध्यान देना है वो फॉर्मेट पे ध्यान देना है। फॉर्मेट समझ में आ गया? चाहे वो नोटिस कर रहे हो, चाहे वो लेटर राइटिंग कर रहे हो, हर एक टॉपिक के 2 एग्जांपल्स पर डे करने हैं। 2 दिन है, अगर तुम 4-5 भी कर ले जाओगे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आते हैं मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। देखो, क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये इंग्लिश का पेपर है, इसमें मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। देखो यार, एग्जामिनर के पास एक लिमिटेड टाइम है कि उतने टाइम के अंदर उसको कॉपी चेक करनी है, क्योंकि उसको हर कॉपी को चेक करने के पैसे मिल रहे हैं। तो अगर तुम बहुत बड़ी रामायण लिख दोगे, बहुत बड़ा महाभारत लिख दोगे किसी आंसर के अंदर, तो वो पूरा आंसर नहीं चेक करेगा और वो चीज सबसे ज्यादा इरिटेट भी करती है टीचर्स को। टीचर ये समझता है, टीचर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है मैं तुम्हें ये बताऊं। टीचर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चा 4 लाइन में आंसर लिख दे, लेकिन इतना जबरदस्त आंसर लिख दे कि मुझे वो सारा सिनेरियो समझ में आ जाए कि वो आंसर के थ्रू कहना क्या चाहता है। तो मेक श्योर करो कि तुम जो भी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो ना, चाहे वो लेटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ। पूरी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, वो चीज इरिटेट करेगी टीचर को, तुम्हारे मार्क्स वहीं पर जाकर कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि टीचर सिर्फ और सिर्फ कॉपी चेक करने के पैसे लेता है, तुम्हारी कॉपी पढ़ने के पैसे नहीं ले रहा। वो चाहता है कि कम से कम पढ़कर भी वो तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दे। तो यहां इतना सा काम कर कर तुम्हारा राइटिंग सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पर डे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से चीजें निकल जाएंगी। हाँ, ये रिसोर्सेज तुम्हें कहां से मिलेंगे? तो कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लेना, उसमें तुम्हें होंगी, तुम्हारे पास पहले से भी होंगी, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम आते हैं सीधा रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन का मतलब हो गया अनसीन पैसेज। अब देखो, ये वो पैसेज है जो तुमने कभी नहीं पढ़ा और ना ही एग्जाम में कोई पैसेज आज तक ऐसा आया है जो 1-2 बच्चों के अलावा किसी ने पढ़ा भी हो। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है या सबसे बुरी बात इस चीज की क्या है कि आजकल जो क्लास 10th के अंदर रीडिंग सेक्शन के अंदर जो अनसीन पैसेज आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से आ रहे हैं। अब देखा, तुम्हारी एज में कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं है, अब न्यूज़पेपर के आर्टिकल उठाकर वो दे दे रहे हैं। तो क्या है, क्या टैकल करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है इस 2 दिन के अंदर, ताकि तुम्हारा अनसीन पैसेज का एक जो नंबर है ना वो फुल मिल जाए तुम्हें। सबसे पहले तो सैंपल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि पहले पूरा का पूरा पैसेज रीड करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन रीड करना शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। ये मतलब समझ लो तुम अपने इंग्लिश के पेपर का सत्यानाश कर रहे हो। तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स को तुम्हें अनसीन पैसेज के अंदर ढूंढना है, वही तुम्हारे आंसर है।
पहला टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरा सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं ना, वो सेम जो पैराग्राफ के अंदर है, जो अनसीन पैसेज के अंदर है, वही सेम टू सेम लाइन लिख देते हैं। किसमें? आंसर में। ये काम नहीं करना है। टीचर जो नंबर देगा ना, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी के देगा, तुम्हारे थिंकिंग के देगा। उसको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में है, बच्चे ने वो 2 लाइन उठाई और यहां पर आंसर में डाल दिया। यार ये बेकार चीजें हैं। तुम आंसर को समराइज करने की कोशिश करो। आंसर में 2 लाइन है, तुम उसको 2 से 3 लाइन में कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात है। तुम 1 लाइन में कर दो, लेकिन वो जो कहना चाह रहा है ना, उस चीजों को तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे, अपने ओन सेंटेंसेस में लिखोगे, तो आंसर तुम्हारा बेस्ट होगा। और एग्जामिनर उस चीज के एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं देगा, लेकिन फुल मार्क्स देने की कोशिश करेगा, अगर तुम्हारे सेंटेंसेस के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह नहीं है तो। बात समझ में आई? मीनवाइल इतना समझ लो कि जो भी आंसर तुम चाहे अनसीन पैसेज से भी देखकर लिख रहे हो ना, उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। टेंशन नहीं लो, तुम्हारी खुद की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। इंग्लिश में लैंग्वेज ही है, इंग्लिश जो तुम्हें आती है वही बेस्ट इंग्लिश है। बस उस चीज को लिखना है तुम्हें। ये चीज समझ में आ गई? सबसे मेन चीज कि सॉल्व 2 पैराग्राफ पर डे। 2 पैराग्राफ यहां पर उठाओ रीडिंग सेक्शन के, और पर डे 2 पैराग्राफ कर लो। 2 दिन बचे हैं, टोटल 4 पैराग्राफ तुम आराम से कर लोगे, और ये 4 पैराग्राफ तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। बट इन चारों पैराग्राफ में तुम्हें क्या ध्यान देना है? पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है कहां पर है, और उन सोल्यूशन वाली लाइन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो यहां पर आती है ना, वो बच्चों को परेशान करती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले। इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। देखो 100% तो कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती, लेकिन हाँ 90% केसेस में जो मैं ट्रिक बताऊंगा ये पूरी तरह से सही हो जाएगी। तुमसे मान लो किसी एक वर्ड का एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो तुम उस वर्ड का मतलब तुम्हें नहीं पता, ऑब्वियसली बहुत रेयर चांस है कि पता होता है बच्चों को। तुम उस पूरे पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जो तुमने फर्स्ट टाइम सुना हो, या तुमने उसके पहले उस वर्ड को सुना ही नहीं है। तुम उस वर्ड का मतलब सिर्फ गेस तक कर सकते हो, बस एग्जैक्ट मतलब नहीं बता सकते। तो 90% केसेस में वही वर्ड उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होता है। बात समझ में आई? यानी एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछ रहा है तो पैराग्राफ का वो वर्ड लिखना है जो नया है, जो तुम्हारे लिए न्यू है, जो तुमने अभी तक उस चीज को नहीं समझा है, नहीं पढ़ा उस वर्ड को। 90% केसेस में वही क्या होता है, उसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स होता है। तो ट्रिक है, अगर नहीं समझ में आता कुछ तो इसको फॉलो कर सकते हो। हमारा राइटिंग सेक्शन हो गया, हमारा रीडिंग सेक्शन हो गया। अब आते हैं सबसे बच्चों को लगने वाला टफ लिटरेचर सेक्शन। बट मैं फ्रैंकली बताऊं, ये सबसे इजी सेक्शन है, जहां पर तुम्हें पता है भाई कि तुम्हें इस बुक के ही क्वेश्चन आने हैं। ना यहां पता है ना यहां पता है, लेकिन यहां पर तुम्हें पता है कि कौन से बुक के क्वेश्चन में से कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में और उनके क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। तो लिटरेचर सेक्शन में सबसे पहले तुम्हारी स्टोरी और पोएट्री को कवर करना है। उसके लिए तुम शॉर्ट समरीज देखना शुरू कर दो, या हो सकता है तुम्हें शॉर्ट और समरीज को लिख भी रखा हो 5-10 लाइन के अंदर, तो उसको रीड कर लो। ये बेस्ट पार्ट है। अगर तुमने लिख रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यूट्यूब पे देख लो। लेकिन मैं सिंपली बता दूं या फ्रैंकली बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो ही देखनी है। इससे ज्यादा 20 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो नहीं देखनी। 10 से 15 मिनट के अंदर अगर कोई वीडियो मिल रहा है अच्छा तो देखो, अदरवाइज उसको देखने की जरूरत नहीं है। समरी तुम खुद से कहीं यूट्यूब और कहीं गूगल वगैरह से पढ़ लो, ठीक है। पर डे 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब 6 से 7 कर लिया। अगर 2 दिन में कर लिया तो चलो 20 क्वेश्चन भी अगर हमारे 2 दिन में हो गए तो इनफ है। एक चैप्टर के एक क्वेश्चन कर डालो, इनफ हो जाएंगे। एक पूरा सिनेरियो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। दूसरी चीज सबसे ज्यादा आती है अट्रैक्टिव वर्ड्स की, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर मैं सिंपल से तुमसे बोलूं कि भाई ये पेन है, और सपोज करो तुम्हारा पेन का एग्जांपल छोड़ दे, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने केक मंगा दिया और एक चाकू मंगा दिया, तुमने केक काटा और खा लिया। अब दूसरी चीज, तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे के दिन मैंने प्रॉपर डेकोरेशन करवाई, एक म्यूजिक सिस्टम लगवाया, लाइटें थोड़ी सी चेंज कर दी और केक रखा, और तुम्हारे 4-5 दोस्तों को बुलाकर तुम्हारे लिए केक कटिंग करवा दिया। दोनों में से क्या अच्छा है? फ्रेंड वाला ना, जो हम पार्टी कर रहे हैं, प्रॉपर पार्टी का वाइब दे रहा है वहां पे। अगर वो पूरी पार्टी का वाइब दे रहा है तो एक फील आएगा, अटेंड करेगा उस पार्टी को, उसको वो चीज बहुत अच्छी लगेगी। वैसे ही एग्जामिनर को भी क्या चाहिए? फैंसी वर्ड्स चाहिए। वो घिसे पिटे वर्ड्स नहीं कि यार टुडे आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा बोलो, यस आई एम ग्लैड। तो ये चीजें, ये अट्रैक्टिव वर्ड्स तुम्हें वहां पर लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई बंदा लिखा है ना आंसर, जो बच्चा आंसर लिख रहा है इसको वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, उस इंप्रेसिव फील होता है। अब इंप्रेसिव फील होगा तो वो अंदर से उसका मन करेगा कि यार ये नंबर काटने लायक तो है, लेकिन काटूंगा नहीं यार, ये बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं। तो वहां पर तुम्हारे मार्क्स अगर कटने के भी चांसेस है ना, तो नहीं कटते भाई, एग्जामिनर खुश रहता है उस समय।
और वही वाली बात मैं फिर से बोलूंगा, मोगैम्बो खुश है तो फिर नंबर देगा और क्या करेगा, है ना। तो अट्रैक्टिव वर्ड्स लिखने की कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी थ्योरी कह लो या स्टोरी कह लो या फिर पोएट्री कह लो, मेनली पोएट्री कह लो, इसके थीम याद रखना जरूरी है। कई बार तुमसे पूछ देते हैं कि इस पोएट्री का क्या थीम है या राइटर क्या कहना चाहता है, ये सारी चीजें थीम में ही आती है। मतलब तुम्हें एक प्रॉपर हर पोएट्री का थीम याद रखना है, और नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लेना, सबके थीम मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे सर्च करना, 2-3 मिनट के वीडियो में चीजें मिल जाती हैं। तो ये थीम याद रखना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा एक और क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़ा टफ वाले आते हैं कि जस्टिफाई द टाइटल, क्या ये जो टाइटल है इस स्टोरी को जस्टिफाई करता है। जैसे फायर एंड आइस तुम्हारा एक चैप्टर है, अगर मैंने वो ले लिया तो क्या वो चैप्टर उस चीज को जस्टिफाई करता है, और जस्टिफाई करता है तो उसके पीछे का रीजन। भाई ये टॉप क्वेश्चंस ना ऐसा समझ लो कि ये इंग्लिश के अंदर तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि तुम कितना सोच सकते हो कि ये टाइटल रख सकते हैं, इससे अच्छा कुछ और टाइटल हो सकता था। तो इसको जस्टिफाई करने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद लास्ट में आता है कैरेक्टर स्केच। ये कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैरेक्टर स्केच नहीं पता तो एक ना एक क्वेश्चन तो तुम्हारा छूटने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर के एक ना एक मेन कैरेक्टर जो होते हैं, 4-5 कैरेक्टर होते हैं एक चैप्टर के अंदर, मैक्सिमम 4-5 होते हैं, उसमें से एक ना एक कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच जरूर पूछते हैं वो। तो एक चीज याद रखना, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का कैरेक्टर स्केच जरूर प्रिपेयर कर लेना। बात समझ में आई? ये पूरा रोड मैप मैंने तुम्हें दे दिया है कि अगले 2 दिन के अंदर जो इंग्लिश का एग्जाम बचा है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। अब ये पूरा का पूरा रोड मैप तुम चाहो तो नोट भी कर सकते हो या फिर तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन ये रोड मैप लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोड मैप तुम्हें तुम्हारे जितना भी तुमने परसेंटेज सोच रखी है अभी तक, जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस रही है ना, एटलीस्ट उससे 5-10% तो आराम से बढ़ा देंगे। लेकिन ये 2 दिन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि भाई मतलब मम्मी कसम खा लो कि मैं इस वीडियो में ये सूर्या सर ने जो भी रोड मैप दिया है इस इंग्लिश के एग्जाम के 2 दिन के लिए, मैं वो जरूर फॉलो करूंगा। मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमने ये रोड मैप फॉलो किया है? तो देखो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर देना आई फॉलो। क्या कमेंट करोगे? आई फॉलो। देखो इससे क्या होगा, तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगी। किसी और ने कर दिया आई फॉलो, तुम्हें लगेगा यार ये बंदा तो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस वीडियो के नीचे आई फॉलो जरूर कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि यस तुम इस पूरे के पूरे 2 दिन के रोड मैप को प्रॉपरली फॉलो करने वाले हो। मीनवाइल अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है या फिर यहाँ भी आ रहा है। और कमेंट करके जरूर बताना कि और किस टॉपिक पर वीडियो डाली जाए सो दैट तुम्हारी और ज्यादा हेल्प हो पाए। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, खासकर 9th वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जो अगले साल 10th में आने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि एक ऐसा चैनल भी है जहां पर हर प्रॉपर एक टाइम पर जो जरूरत होती है उसकी गाइडेंस उन्हें मिल रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।